हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने 8:30 बजे विविध स्पेस की क्लास लेकर उपस्थित। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। सभी बच्चे क्लास को वॉच करें और क्लास को लास्ट तक वॉच करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके यहाँ लेकर आता हूँ, तो क्लास को ऐसे नहीं करें कि नमस्ते किया चल दिए। आप क्लास को लास्ट तक वॉच करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और उन क्वेश्चनों का आंसर मेरे प्यारे बच्चे आप लगाओगे। तो लिखिए, आप सभी स्टूडेंट क्लास के साथ जुड़ जाइए। आइए क्लास के साथ सारा वर्क छोड़कर क्लास को ज्वाइन करें। तो लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन, शिवाजी का राज तिलक कहाँ पर हुआ था? शिवाजी की राजधानी, मेरे प्यारे बच्चों शिवाजी की राजधानी आप बताओगे। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ भी लगाना कि शिवाजी की राजधानी कहाँ पर रही है। रायगढ़, सतारा, पुरंदर, तंजौर। तो मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताइए आप, शिवाजी की जो राजधानी है, शिवाजी की राजधानी इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट आएगा? स्पीड के साथ टाइपिंग करें, स्पीड के साथ आंसर लगाएं। मैंने आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगाओगे? शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? लगाइए आप। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगाया है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल बच्चों ने सही लगा दिया है, यानी रायगढ़। यानी शिवाजी की राजधानी कहाँ पर रही है? रायगढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चों ने ऑप्शन का बिल्कुल राइट क्या लगा दिया? रायगढ़। अब यहाँ पर जब शिवाजी की बात चल रही है तो क्वेश्चन आपके लिए एक नहीं है और कई क्वेश्चन मैं आपको शिवाजी के लिए यहाँ पर ही बिल्कुल क्लिक करा देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, मैंने पूछ लिया शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? यानी गुरु रामदास। कितनी बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, गुरु रामदास। या शिवाजी का संरक्षक एवं शिक्षक कौन था? शिवाजी का संरक्षक एवं शिक्षक कौन था मेरे प्यारे बच्चों? संरक्षक एवं शिक्षक कौन था? दादा कौंड देव ये इसके संरक्षक एवं शिक्षक रहे हैं। और चौथकर भी किसने लगाया है? चौथकर मेरे प्यारे बच्चों किसने लगाया है? चौथकर एक अपने जीते हुए क्षेत्रों से 1/4 टैक्स किसने लिया है? शिवाजी ने। सबसे पहले चौथकर किसने लगाया? 1/4 टैक्स किसने लिया? शिवाजी ने लिया। शिवाजी का एक क्वेश्चन और यहाँ मेरे प्यारे बच्चे देखिए आप, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि, अभी पीछे विविध एक्सप्रेस की क्लास में भी लिखवाया था, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? कौन सी सन में ये उपाधि धारण की है? तो मेरे प्यारे बच्चे लगाओगे 1674। शिवाजी का राज तिलक भी कौन सी सन में है? 1674। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे और देखोगे आप, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी है? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी है? औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने? औरंगजेब। एक क्वेश्चन और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर, पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई है? तो मेरे प्यारे बच्चों पुरंदर की संधि, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, पुरंदर की संधि किस किस के बीच? पुरंदर की संधि कौन सी सन में हुई है? अगर मेरे प्यारे बच्चों ने आपने इतिहास मुझसे पढ़ रखा है ऑफलाइन की क्लास में, तो आपका ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। आपसे पूछा गया पुरंदर की संधि कौन सी सन में हुई है? पुरंदर की संधि 1665 में हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए आप किस किस के बीच हुई है? पुरंदर की संधि 1665 राजा जयसिंह व शिवाजी के बीच। लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, राजा जयसिंह व शिवाजी के शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई है। तो सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और शिवाजी पर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिखवा दिए हैं, तो इनको सभी को आप नोट करें। क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें सभी स्टूडेंट। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, क्लास को छोड़कर ऐसे नहीं जाना है। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। बहुत बच्चे क्वेश्चन का आंसर बड़ी स्पीड के साथ लगाते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और क्लास को लास्ट तक भी वॉच करते हैं। थोड़ा सा धैर्य आपको बना के रखना है
क्वेश्चन आप धैर्य बना कर रखोगे तो परीक्षाएं पास होती हैं। धैर्य आपके अंदर अगर धैर्य की कहीं कमी है तो परीक्षाएं पास नहीं होती हैं। चाहे आप कितना भी इकट्ठा मटेरियल आप इकट्ठा कर लो मार्केट से लेकर इधर उधर से, तो बहुत बड़ी बड़ी परेशानी आती है। धैर्य रखिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए और विश्वास रखिए, और एक बुक को 50 बार पढ़िए, परीक्षाएं पास हो जाती हैं। एक बुक को 50 बार पढ़िए और अपना जो सिटिंग का टाइम है मेरे प्यारे बच्चों उसको ज़्यादा बढ़ाइए। आप 8-10 घंटे की स्टडी कीजिए आप, तो आपको अंदर से एक ऐसा एहसास होगा, एक अंदर से ऐसा जुनून जागेगा कि आपको लगेगा कि किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। क्लियर? तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। चलो एक क्वेश्चन और देखिए यहां पर। देखिए आप, प्रथम वंशानुगत पेशवा। अब यहां पर मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, तो 4 ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चे आपको बताना है प्रथम वंशानुगत पेशवा कौन रहा है। पहला क्वेश्चन आपका, पहला ऑप्शन है आपका बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट और माधवराव। तो मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताइए तो इसमें कौन सा प्रथम वंशानुगत पेशवा है। वंशानुगत पेशवा इन 4 में से कौन सा आएगा। तो बहुत बच्चे, मेरे बच्चे स्पीड के साथ आंसर लगा भी रहे हैं और सही भी लगा रहे हैं और गलत भी लगा पा रहे हैं। क्लियर? नहीं, सही की संख्या ज़्यादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों बाजीराव फर्स्ट, जिन बच्चों ने ऑप्शन सी बहुत स्पीड से लगाया है उनका बिल्कुल सही है, बाजीराव फर्स्ट। देखो अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये 4 ऑप्शन यही रहेंगे और यहीं पर मैं आपके लिए क्वेश्चन बदलता हूँ। क्लियर? तो पहले आप उस क्वेश्चन को नोट कर लें और 4 ऑप्शन आपके लिए यही रहेंगे। क्वेश्चन मैं आपको अभी दोबारा से चेंज करता हूँ। देखिए आप, अब 4 ऑप्शन यही है और क्वेश्चन आपके लिए ये है, सबसे शक्तिशाली पेशवा। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा। देखिए आप, सबसे पावरफुल पेशवा कौन रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन में देख के बताइए सबसे पावरफुल पेशवा कौन सा रहा है। बहुत बच्चों ने जिन्होंने मराठा टॉपिक को पढ़ रखा है, अच्छे से टॉपिक को वॉच कर रखा है, उनका ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उन बच्चों ने लगा दिया है ऑप्शन सी राइट है, बाजीराव फर्स्ट। ये वो बाजीराव फर्स्ट है जो अपनी सेना दिल्ली तक लेकर आ गया था। क्लियर? दिल्ली तक अपनी सेना लेकर आ गया था और इसके छत्रपति का क्या नाम था, साहू था। क्या नाम था, साहू। जब मैं आपको मराठा टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपका ऐसा क्वेश्चन भी कोई गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी में 4 ऑप्शन यही रहने हैं। किस पेशवा के समय मराठा शक्ति पेशवा के हाथों में चली गई, पेशवा के हाथों में चली गई। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा। 21 पेशवा के समय मराठा शक्ति पेशवा के हाथों में चली गई। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसमें आंसर आपका क्या आएगा। बहुत बच्चे स्पीड के साथ इसका आंसर लगा भी रहे हैं और बहुत बच्चे मेरे प्यारे बच्चे गलत भी इसको कर रहे हैं। तो बालाजी बाजीराव के समय। अगर यहीं मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखोगे आप, मराठों का प्रथम पेशवा। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन को समझ लिया आप, 4 ऑप्शन यही रहेंगे। मराठों का प्रथम पेशवा कौन बना है। अब 4 ऑप्शन में देख के बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। मराठों का प्रथम पेशवा कौन बना है, तो देख कर बताइए आप। अब बहुत मेरे प्यारे बच्चे बहुत स्पीड के साथ आंसर लगा रहे हैं। अब बहुत बच्चों ने आंसर लगा दिया है ए, बालाजी विश्वनाथ। तो मराठों का प्रथम पेशवा कौन रहा है, बालाजी विश्वनाथ। अब एक क्वेश्चन और यहीं पर देखोगे, 4 ऑप्शन यही आपके लिए रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। संगोला की संधि 1750 में किस पेशवा के समय हुई। किस पेशवा के समय हुई, वो कौन सा पेशवा है जिसके समय संगोला की संधि हुई है। हम ये 4 ऑप्शन आपके ये रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताइए संगोला की संधि 1750 में किस पेशवा के समय हुई। तब आपका आंसर क्या आएगा, बालाजी बाजीराव।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखिए आप बोलोगे अभी टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है। जिस दिन आप प्रॉपर तरीका से मराठा टॉपिक मुझसे पढ़ लोगे तो शायद आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा, नहीं होगा आपका कोई क्वेश्चन गलत। एक क्वेश्चन और देखो आप, इनमें से कौन से पेशवा को नाना साहब कहा जाता है? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा। इनमें से कौन से पेशवा को नाना साहब कहा जाता है? जब तैयारी होगी तो अच्छे तरीक़ा से तैयारी होगी, दम भर के आपको परीक्षा के अंदर जाना है। ये नहीं जाना कि तैयारी है नहीं, आप घबरा रहे हो, आप बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको। क्लियर? जब तक मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ वीर एक्सप्रेस क्लास के साथ जुटे हुए आप, तो आपका कोई क्वेश्चन ऐसा गलत नहीं होगा। तो इनमें से कौन से पेशवा को नाना साहब कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? नाना साहब भी आपके कौन है? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव भी आपके क्या कह रहे हैं? नाना साहब। एक क्वेश्चन और जोड़ दो आपके लिए, ठीक है? एक क्वेश्चन इसमें और लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पानीपत के थर्ड युद्ध के समय, थर्ड युद्ध कब हुआ? 1761 में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पानीपत के थर्ड युद्ध के समय, पानीपत के थर्ड युद्ध के समय मराठों का पेशवा कौन था? मराठों का पेशवा कौन था? इस लाइन का सीधा मतलब है, अगर लाइन सीधी समझ में ऐसे नहीं आ रही है तो मेरे प्यारे बच्चे इस लाइन का मतलब है कि पानीपत का थर्ड युद्ध किस पेशवा के समय हुआ? पानीपत का थर्ड युद्ध किस पेशवा के समय हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? यानी पानीपत का थर्ड युद्ध किस पेशवा के समय हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों यही आपका बी ऑप्शन राइट आएगा, बालाजी बाजीराव। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर कि मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, मराठों का अंतिम पेशवा कौन था? मराठों का अंतिम पेशवा कौन था? अब यहाँ पर आपको जहाँ बाजीराव फर्स्ट लिखा है, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आप सेकंड लिख दोगे आप। तो मराठों का जो अंतिम पेशवा है वो बाजीराव सेकंड है। मराठों का जो अंतिम पेशवा है वो बाजीराव सेकंड है। तो बहुत बच्चों ने स्पीड के साथ आंसर लगाया भी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो क्वेश्चन का आंसर बहुत स्पीड के साथ लगाते हैं और क्लास को लास्ट तक वॉच करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बिल्कुल रेडी रहें आप क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए। लिखिए सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बहुत बच्चे तो कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, 4 ऑप्शन भी मैं आपको दूंगा। 4 ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चे क्या लगाते हैं देखिए आप। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? लिखिए आप, विष्णु की पूजा करते थे, या इंद्र की पूजा करते थे, या वरुण की पूजा करते थे, या आपका पाशुपति की पूजा करते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन में देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपको यहाँ पर टाइम मिलता है, देखकर बताइए। बहुत मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आपसे पूछा भी गया है। तो बहुत बच्चों ने स्पीड के साथ क्वेश्चन का आंसर लगा भी दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने जो बिल्कुल सही लगाया है पाशुपति शिव की यहाँ ये पूजा करते थे, पाशुपति शिव की पूजा यहाँ पर होती थी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो स्पीड के साथ आपको लगाना है अपने कमेंट बॉक्स में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो 4 ऑप्शन लीजिए आप, यानी गलत मत लगाइए आप, पहले 4 ऑप्शन लीजिए आप। 4 ऑप्शन आपके लिए क्या आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? लिखिए आप, राखी गढ़ी, कालीबंगा, आलमगीरपुर, लोथल। ये प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं
और देखकर बताइए कि भारत में इनमें सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है। अपने स्पीड के साथ कमेंट बॉक्स में लगाएं। बहुत बच्चे सही भी कर रहे हैं लेकिन कम सही कर रहे हैं, तो आपका आएगा राखीगढ़ी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राखीगढ़ी हरियाणा, ये सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल भारत में है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। एक क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए आप। लेकोलिथ व बैथोलिथ, लेकोलिथ व बैथोलिथ चट्टान किससे प्राप्त होती है? चट्टानें किससे बनती हैं? किससे बनती हैं? ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन में आप देखकर बताओगे इनका निर्माण किसके द्वारा होता है। लेकोलिथ, बैथोलिथ, यानी बैथोलिथ, बैथोलिथ भी बोलते हैं इसको, बैकोलिथ भी बोलते हैं, बैथोलिथ। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन देख के बताइए आप। ये भूकंप के द्वारा ये बनती हैं, या नदी अपरदन के द्वारा ये बनती हैं, नदी अपरदन से बनती है, या आपका ज्वालामुखी से बनती हैं, ज्वालामुखी, या हिमस्खलन से बनती हैं, हिमस्खलन से बनती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखकर बताइए आप इन 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगा रहे हैं, देखकर लगाएं, बिल्कुल स्पीड के साथ टाइपिंग करें। बहुत बच्चों ने बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही लगा दिया है, ज्वालामुखी के द्वारा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है, ज्वालामुखी के द्वारा। किसके द्वारा? ज्वालामुखी के द्वारा। अब इसमें नेक्स्ट लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास के बीच में, क्लास को ऐसे छोड़कर बीच में न जाए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। लिखिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? कौन सी नदी अरब सागर में जाकर नहीं गिरती? अरब सागर में जाकर नहीं गिरती। अब 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन में देख के लगाना, बड़ी स्पीड के साथ आपको लगाना है कि आपका आंसर क्या आएगा। लिखिए मेरे प्यारों, पेरियार नदी, कावेरी नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ये मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन देखकर बताइए इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर नहीं गिरती? अरब सागर में जाकर नहीं गिरती। जिन बच्चों ने इंडिया ज्योग्राफी को ऑफलाइन क्लास के अंदर मुझसे पढ़ा है और उनके नोट्स भी बने हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि उन मेरे प्यारे बच्चों का क्वेश्चन आंसर गलत नहीं होना चाहिए। जो मेरे प्यारे बच्चे अभी बिगनर हैं, जिन्होंने दिशा के प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन किया है, उनके सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट उनकी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी जिस दिन मैं आपको इंडिया ज्योग्राफी प्रॉपर तरीका से आपको इंडिया ज्योग्राफी एक बार पढ़ा दूंगा, तो कभी फिर जीवन में आपकी ज्योग्राफी भी गलत नहीं होगी। तो बहुत स्पीड के साथ बच्चों ने आंसर लगा भी दिया है और गलत भी बहुत लगा रहे हैं और सही भी बहुत लगा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कावेरी नदी अरब सागर में जाकर नहीं गिरती। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ पर जाकर गिरती है मेरे प्यारे बच्चों? यानी कावेरी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। बाकी 3 नदी आपकी पेरियार नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये आपकी अरब सागर चली जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पौंग बांध कौन सी नदी पर है? पौंग बांध कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर ये बांध है? तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए जाएंगे, तो आपको नदी बतानी है कौन सी नदी पर ये बांध बना हुआ है। तो 4 नदी आपके सामने लिखी जा रही हैं। लिखिए आप, सतलज, रावी, व्यास, झेलम। तो देखकर बताइए मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका राइट आएगा। सतलज, रावी, व्यास और झेलम। स्पीड के साथ लगाएं,
क्वेश्चन का आंसर स्पीड के साथ लगाएं। इतना हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा रहा है। जिन बच्चों ने रिवर के टॉपिक पढ़ रखे हैं, बांध पढ़ रखे हैं, उन्हें ऐसे क्वेश्चन को गलत करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने सी ऑप्शन बिल्कुल राइट लगा दिया है। पौंग बांध कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर है। कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर है। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। एक कौन सा शारीरिक अंग, लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा शारीरिक अंग कौन सा शारीरिक अंग श्वसन तंत्र में सहायक नहीं है? श्वसन तंत्र में सहायक नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये है आपके सामने और 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन देखकर आप बताओगे कि इनमें से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन तंत्र में सहायक नहीं है। तो 4 ऑप्शन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। श्वसनी, डायफ्राम, आपका संपुट, लिखिए बौमन संपुट और एक श्वास नली। तब मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन देखकर बताइए आप कौन सा शारीरिक अंग श्वसन तंत्र में सहायक नहीं है। तो मेरे बहुत बच्चों ने स्पीड के साथ लगाया भी है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बच्चे कम लगा पा रहे हैं, क्योंकि साइंस का जब बायोलॉजी की टॉपिक पढ़ाया तो वहाँ पर आपको क्लास अच्छे से वॉच नहीं कर पाए आप। मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर आएगा बौमन संपुट, क्योंकि बौमन संपुट का जो संबंध है वो किडनी से है। किससे है? वृक्क से इसका संबंध है, नेफ्रॉन से इसका संबंध है। और बाकी श्वसनी, डायफ्राम, ये श्वास नली, इनका शारीरिक अंग श्वसन तंत्र से ही संबंध है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये हेल्प करते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए नेक्स्ट, क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दूंगा और 4 ऑप्शन में आपका आंसर क्या आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप CO2, O2, N2 या हाइड्रोजन S2। तो मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताइए आप इन 4 में कौन सा ऑप्शन आपका राइट आएगा। कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? तो बहुत बच्चे स्पीड के साथ अपना कमेंट्स में आंसर लिख रहे हैं, लिखिए, टाइपिंग करिए स्पीड के साथ, बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आएगा। सोचिए आप। लगाइए स्पीड के साथ। बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है। CO2 ही इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? CO2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। भूदान आंदोलन का प्रारंभ भारत के कौन से राज्य से? भूदान आंदोलन, लिखिए आप, भूदान आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से है? भारत के कौन से राज्य से है? तो मैं आपको यहाँ पर 4 राज्य दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको देखकर बताना है कि भारत का कौन सा राज्य आएगा। आंध्रा, यूपी, तमिलनाडु या आपका केरल। ये 4 राज्य मैंने आपको दिए। केरल रहने दो आप, यहाँ महाराष्ट्र कर सकते हो आप, महाराष्ट्र। अब देखकर बताइए स्पीड के साथ अपने क्वेश्चन का आंसर लगाएं। इनमें से कौन से राज्य से भूदान आंदोलन का प्रारंभ है और भूदान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे, वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको इसमें टाइम मिलता है, देखकर बताइए आप स्पीड के साथ। भूदान आंदोलन, भूमिदान, क्लियर। भूदान आंदोलन के जो नेतृत्व किया है वो आचार्य विनोबा भावे का नेतृत्व करने वाला कौन था? आचार्य विनोबा भावे। और आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी 18 अप्रैल
1951, 18 अप्रैल 1951। मेरे प्यारे बच्चे लिख सकते हो आप 18 अप्रैल 1951, 18 अप्रैल 1951। और यहाँ पर कौन सा वो राज्य आएगा? आंध्र आएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में से कौन सा एक राज्य अलग हुआ? तेलंगाना। आज वो क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है, आंध्र प्रदेश। क्लियर? तो नेक्स्ट लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था है, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इसको नोट करें। लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है। तो 4 ऑप्शन देखकर बताना कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो बहुत जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा तो मेरे बहुत प्यारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 4 ऑप्शन बगैर ही लगा रहे हैं। तो 4 ऑप्शन में लिखिए मेरे प्यारे बच्चे, उदारवादी, समाजवादी, उदारवादी, समाजवादी, उदारवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखकर बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा। तो प्यारे बच्चों देखकर बताइए, स्पीड के साथ कमेंट में स्पीड करें। तो स्पीड से लगाइए मिक्स इकोनॉमी। मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन सी, मिक्स इकोनॉमी। बिल्कुल आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट है। आपका आंसर क्या आएगा? मिक्स इकोनॉमी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, क्वेश्चन है सभी के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। तब मेरे प्यारे बच्चों इसमें मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा और 4 ऑप्शन देखकर आपको बताना है तो इसमें आंसर कौन सा बिल्कुल आपका राइट आएगा। मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए जाएंगे। तो 4 ऑप्शन कौन से हैं? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का जो अधिकार, शिक्षा के अधिकार को जो शामिल किया गया है वो किस में शामिल किया गया है? लिखिए पहला पॉइंट आपके लिए, सांविधिक अधिकार, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार और मेरे प्यारे बच्चों डीपीएस, जिसको आप क्या बोलते हो, यानी कि आपका नीति निषेधक तत्व। तो इन 4 में से देखकर बताइए तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के जो अधिकार को शामिल किया गया है इन 4 में से कौन से में आएगा? तो बहुत बच्चे स्पीड के साथ सही भी लगा पा रहे हैं और गलत भी लगा रहे हैं, गलत भी लगा रहे हैं और सही भी लगा रहे हैं। लेकिन मोस्टली सही वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिन बच्चों ने संविधान की क्लास मुझसे पढ़ रखी है वो बच्चे ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे। मूल अधिकार, अब यहाँ जब मूल अधिकार आपने लिख दिया है तो शिक्षा के उस अधिकार का आर्टिकल भी मेरे प्यारे बच्चे लिखा है 21 के ए में रखा गया है। अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा के अधिकार को रख दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्लास को लास्ट तक वॉच करें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके गलत भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर टॉपिक भी आपको सब पढ़ाए हैं। और चलो मैं आपसे अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, देखना आप बताना मुझे इनका आंसर। मैंने सिर्फ आपको इनका सन लिखना है, आप इनका सन लिख सकते हो। खेड़ा सत्याग्रह का सन आपको लिखना है, चंपारण सत्याग्रह का सन आपको लिखना है, चंपारण सत्याग्रह का सन आपको लिखना है, बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह,
स्पीड के साथ आप इनका ओनली सन लिखोगे, बाकी इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखोगे आप, ओनली सन आपको लिखना है। सन लिखिए आप, कौन कौन सी सन में इनका ये सत्याग्रह चलाए गए हैं या कौन से ये विद्रोह किए गए हैं, ओनली सन। देखते हैं कितने बच्चे स्पीड के साथ इनका सन लिख सकते हैं। ये सन इनका लिखिए, स्पीड के साथ इनका सन लगाइए आप। ठीक है, बहुत बच्चों ने सन स्पीड के साथ लगाया है। देखिए आप, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में है। आपका आधुनिक भारत का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये आपसे वादा है, अगर वीर एक्सप्रेस की क्लास को आप डेली वॉच करते हैं आप। बारदौली सत्याग्रह आपका 1928 में है, 1928 है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी आपका 1918 में है, 1918 में है। और मोपला विद्रोह मेरे प्यारे बच्चों आपका 1921 में है। और कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था, केरल में। क्लियर? तो केरल कौन से तट पर बसा हुआ है? अगर मैं आपसे पूछ लूँ केरल जो राज्य है कौन से तट पर बसा हुआ है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं कि केरल जो राज्य है कौन से तट पर बसा हुआ है और तमिलनाडु कौन से तट पर बसा हुआ है, तमिलनाडु कौन से तट पर बसा हुआ है। स्पीड के साथ लगाएं और सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन बताइए आप, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से मानसून से होती है? क्वेश्चन आपके लिए, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से मानसून से होती है? कौन से मानसून से होती है? या अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगाओगे? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से मानसून से होती है? आपका आंसर क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे पहले मानसून कौन से राज्य में दस्तक देता है? अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि सबसे ज़्यादा मानसून, सबसे पहले मानसून कौन से राज्य में प्रवेश करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा वो राज्य बताओगे? केरल से प्रवेश करता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की पहली जो शाखा उठती है वो कहाँ से उठती है? बंगाल की खाड़ी से उठती है या अरब सागर से उठती है? ये भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लगाओगे आप। बंगाल की खाड़ी से उठती है या अरब सागर से उठती है? कहाँ से उठती है मेरे प्यारे बच्चों? अरब सागर से उठती है, अरब सागर से उठती है। क्लियर? एक क्वेश्चन यहाँ पर और देखोगे आप, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा कौन से राज्य में होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा भारत के कौन से राज्य में होती है? यही मेरे प्यारे बच्चों कौन से राज्य में होती है? तमिलनाडु में होती है। कौन से राज्य में होती है? तमिलनाडु में होती है। और इस उत्तर पूर्वी मानसून को ही हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लौटता हुआ मानसून कहते हैं। हवा का रुख इसमें बदल जाता है, लौटता हुआ मानसून, ये लौटता हुआ मानसून भी इसे कहते हैं। कौन से मानसून को लौटता हुआ मानसून कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून कहते हैं। जिस दिन आप इंडिया ज्योग्राफी की क्लास पढ़ोगे, मानसून ऋतु परिवर्तन का टॉपिक मुझसे पढ़ोगे आप, तो वहाँ पर आपको सारे मानसून विद डायग्राम मैप बनाकर आपको सब अच्छे से समझा दिए जाएंगे। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए कुछ आर्टिकल मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ आर्टिकल आपको स्पीड के साथ उनका आंसर लगाना है। या मैं आर्टिकल का वर्णन लिख दूंगा, आप उनका आर्टिकल लगा सकते हो। मैंने आपसे यहाँ पर लिखा एस प्रस्ताव का अंत कौन से आर्टिकल में है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। समता का अधिकार, इस विधि के समक्ष रूल ऑफ लॉ, चलो इंग्लिश में लिखता हूँ मैं आपके लिए, रूल ऑफ लॉ। अगर ऐसा कहीं लिखा जाए तो कौन सा आर्टिकल आप बताओगे? रूल ऑफ लॉ। अगर लिखा जाए शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो आपका आंसर क्या आएगा? सामने आपको सिर्फ आर्टिकल रखना है और स्पीड के साथ टाइपिंग करनी है। स्पीड के साथ टाइपिंग कीजिए। एस प्रस्तावकांत, रूल ऑफ लॉ, शिक्षा का अधिकार और प्राण एवं दैहिक लिखते नहीं आप, कौन सा आर्टिकल लिखोगे? तो आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? धर्म का प्रचार। अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो आपका आंसर क्या आएगा? धर्म का प्रचार। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो आपका आंसर क्या आएगा? अगर मैं आपसे पूछ लूँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो कौन सा आर्टिकल आएगा? संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आर्टिकल आपके लिए आंसर क्या लगाओगे आप? इन सभी का आंसर लगाइए स्पीड के साथ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? ये सारे आर्टिकल स्पीड के साथ अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए। बहुत बच्चों ने स्पीड से लगा भी दिया है, अब बिल्कुल उनका सही है। मेरे प्यारे बच्चों कहीं से भी कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है, सब क्वेश्चन फिक्स हैं, कोई नया कोई कहीं से क्वेश्चन नहीं बनता है, सब कुछ फिक्स आता है। स्पष्टांक लगाया आपने 17, रूल ऑफ लॉ लगाया आपने 14, शिक्षा का अधिकार 21 का ए अभी आपने पहले भी पढ़ा था, प्राणेन्द्रिय का आपने लगाया 21, धर्म का प्रचार आपने लगाया 25 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार मेरे प्यारे बच्चे आपने क्या लगाया? इसका लगा दिया आपने अनुच्छेद 32, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में कितने प्रकार की रिट दायर होती हैं? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की याचिका, पांच प्रकार की रिट दायर की जा सकती है, रिट दायर की जा सकती हैं, रिट दायर की जा सकती हैं। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट दायर होती हैं। क्लियर? तो सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए चलो आज का मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आज के होमवर्क में आपको वो सन जितने भी सन मैं आपके सामने लिखूँ उन सनों को डिफाइन आपको करना है। इतिहास की मैं कुछ सन आपको दूंगा और आपको उन सनों में जो कोई घटना हुई है या कोई युद्ध हुआ है, कोई संधि हुई है, तो वो सब आपको अपने होमवर्क में अपनी क्लास में अपने घर पे करना है। क्लियर? तो आज का होमवर्क लीजिए आप मेरे प्यारे बच्चों, लिखिए आप 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 606 से लेकर 647 ईस्वी, 78 ईस्वी, 319 ईस्वी। आप इनके अंदर क्या क्या लिखोगे ये सब आपको बताना है। दिल्ली पुलिस का जो कोर्स चल रहा है, उनका प्राचीन भारत फिनिश हो चुका है और उनकी क्लास मध्यकालीन उनका सेकंड पार्ट इतिहास में चलना स्टार्ट हो गया है। प्राचीन भारत उनका फिनिश हो चुका है, मध्यकालीन भारत उनका चल रहा है। मध्यकालीन में उनका बहुत जल्दी खत्म कर दिया जाएगा, बहुत स्पीड के साथ सारे टॉपिक उनको प्रॉपर तरीका से करा दिए जाएंगे। क्लियर? तो 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ, 606 से 647 क्या है, 78 ईस्वी क्या है, 319 ईस्वी क्या है, 1498 क्या है, 1498 की सन भी आप बताओगे, 1526 क्या है, 1526 में आपको बताना है, 27 में आपको बताना है, 1539 में बताना है, 1540, 1542 आपको बताना है, 1556, 1556, 1572, 1575, 1579 आप बता सकते हो, 1582 आप बता सकते हो। ओनली होमवर्क में ये सन मैंने आपको दिए, कुछ चुनिंदा सन आपको दिए, और भी सन जैसे जैसे वीर एक्सप्रेस की क्लास चलेगी उनमें आपको सारी सन आपको दी जाएंगी। आज आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको इतिहास की इन सनों पर टारगेट बनाना है कि इनमें क्या क्या घटना हुई है या कौन सा इनमें युद्ध हुआ है। अगर आज आपको मेरी ये विविध एक्सप्रेस की क्लास पसंद आई है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे इस चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो आप। धन्यवाद। गुड नाइट।